हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको मॉडल पेपर बताने वाले हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए, और ये क्लास 12 के लिए है। और फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर आपके यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश भी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा गया मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 टू 2022 इंग्लिश क्लास 12। और इसके बाद यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 3 आवर्स 15 मिनट्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। और फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। और थर्ड यहाँ पे है कि जिस क्वेश्चन पे जितने मार्क आपको मिलने हैं वो उसके सामने इंडिकेट किया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपका पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता था वो केवल 2 सेक्शन में डिवाइड होता था। सेक्शन ए में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे और सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन होता था। बट इस बार आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आपको केवल एक पैसेज दिया जाएगा जो कि एक अनसीन पैसेज होगा। उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया एक पैसेज, और इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। कुल मिला के आपको इससे 15 मार्क्स मिलेंगे। 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है ये रीडिंग सेक्शन का। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर देना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो पैसेज इसमें दिया गया है, इसमें कहा गया कि मैन इज़ ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, यानी कि जो मनुष्य है वो एक मिलनसार जीव है जो कि समाज में रहता है। वो मिलनसार जीव क्यों है? क्योंकि वो समाज में रहता है। His neighbors are the people who are immediately around him, यानी कि उसके जो पड़ोसी होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं, यानी कि जब जैसे ही उनको कोई ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत उनके आसपास होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो पूरे पैसेज में नेबर्स के ही बारे में बताया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेबर्स बताया गया है कि नेबर्स हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इसका है कि मैन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। मनुष्य जो है वो एक मिलनसार जीव है जो कि एक समाज में रहता है। हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, उनके पड़ोसी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा उनके आसपास होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि उनके नज़दीक होने के कारण। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का भी मतलब नज़दीकी या फिर निकटता से है। तो बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि उनके नज़दीक होने की वजह से और उनके प्रेशर की वजह से, यानी कि समाज के प्रेशर की वजह से, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स, वे हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्रूशियल का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। Their significance was recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago, यानी कि इनका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व होता है, पड़ोसियों का जो महत्व है वो जीसस क्राइस्ट के इन बातों में इसे देखा जा सकता है। जब 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले उन्होंने कहा था, इन वन ऑफ द 10 कमांडेंट्स ही सेड, यानी कि जब उन्होंने अपने लगभग 10 कमांडेंट्स के बीच में कहा था, लव दाई नेबर एज दाउ लव गॉड, यानी कि जैसे आप भगवान से प्रेम करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। लव दाई नेबर एज दाउ लव गॉड, यानी कि जैसे आप भगवान से प्रेम करते हैं सेम उसी तरह से आपको अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना चाहिए। इट सब्सक्राइब्स टू द व्यू, यानी कि यह इस बात का समर्थन करती है। सब्सक्राइब का मतलब यहाँ पे समर्थन करना है। दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, कि भगवान लगभग सभी इंसानों में मौजूद होता है। बाय लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि अपने पड़ोसियों से यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें केवल शांति और खुशियाँ ही नहीं मिलती हैं, बट वुड ऑल्सो कम क्लोजर टू गॉड, बल्कि हम भगवान के और नज़दीक भी आते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं। जस्ट एज लव बेगेट्स लव, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्यार से प्यार मिलता है। इफ़ वी शो लव एंड कंपैशन टू आवर नेबर्स, यदि हम अपने पड़ोसियों को प्रेम और कंपैशन यानी कि और दया की दृष्टि से देखेंगे, दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट, तो वो भी हमसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ये जो रिश्ता है ये हमें इमेंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा,
यह हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है। इन आवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन में, फॉर दे आर ऑलवेज एट हैंड, क्योंकि वे हमेशा अवेलेबल होते हैं। एट हैंड का मतलब यहाँ पे अवेलेबल होने से वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए। इन आवर ऑफ नीड, यानी कि हमारे ज़रूरत के समय में। तो क्योंकि वे हमारे ज़रूरत के समय में हमेशा अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इन टुडेज़ हाईली मोबाइल एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी, मोबाइल का मतलब यहाँ पे है भाग दौड़ वाले जीवन से, मोबाइल का मतलब गतिशील कह सकते हैं, यानी कि आज के भाग दौड़ वाले समाज में, एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी, और प्रतिस्पर्धा वाले समाज में, आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव बहुत कम ही उपलब्ध होते हैं। रेयरली का मतलब बहुत कम, अवेलेबल यानी उपलब्ध होते हैं। नियर आवर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि हमारे निवास स्थान के पास। यानी कि इस हाई मोबाइल और कम्पिटिटिव सोसाइटी में हमारे जो फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, ये हमारे रहने के निवास स्थान के आसपास बहुत कम मौजूद होते हैं। और अराउंड अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं। इट इज़ इन दीज ट्राइंग टाइम्स दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर कम्स एज अ बून टू अस। और ये वह समय होता है जब हमारी सहायता के लिए, असिस्टेंस का मतलब सहायता कह सकते हैं, जब हमारी सहायता के लिए पड़ोसी एक वरदान की तरह आते हैं। इट इज़ देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छा और मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस पूरे पैसेज में पड़ोसियों का जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेबर्स के बारे में बात हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि वाई इज़ मैन कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य को एक मिलनसार जीव क्यों कहा गया है। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो भी आपके माइंड में आता है इसके बारे में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट क्रूशियल रोल टू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन में हमारे पड़ोसी कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज़ लविंग और आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, यानी कि पड़ोसियों से प्रेम करना भगवान से प्रेम करने के बराबर कैसे है, ये चीज़ आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, यानी कि हमारे पड़ोसियों के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना अच्छा क्यों है। अब इसके बाद ई वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, इस पैसेज में क्लोजनेस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है। तो अगर आप ये पैसेज देखें तो क्लोजनेस के लिए यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी का यूज किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन, ऑफन का अपोजिट इसमें क्या है। तो अगर आप इस पैसेज में देखें तो इसमें रेयरली का यूज़ किया गया है, रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल, यानी बहुत कम ही उपलब्ध होते हैं। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, रेयरली का मतलब बहुत कम, तो इसका अपोजिट क्या यहाँ पे दिया गया है, रेयरली दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज, इस पैसेज में एट हैंड का क्या मतलब है। तो एट हैंड का मतलब हमने आपको बताया कि एट हैंड का मतलब अवेलेबल है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है और इसमें 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे फर्स्ट ही क्वेश्चन से। अब इसके बाद आ गया सेक्शन बी, और सेक्शन बी हमारा राइटिंग सेक्शन है, जिसमें आपको एक आर्टिकल लिखना होगा और एक लेटर लिखना होगा। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना है, जिसमें पहला दिया गया है इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, दूसरा है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, और तीसरा है माई प्लान्स ऑफ फ्यूचर, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमारी जो प्लानिंग है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से आप इंडिया के बारे में लिख सकते हैं या फिर अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में तो आराम से लिख सकते हैं, और केवल आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, और इससे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, यानी कि जो डिस्पोजेबल सामान होते हैं जैसे गिलास हो गया, पत्तल हो गया, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब यूज़ की जाती हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी की चिंता को दिखाते हुए आपको एडिटर के पास एक लेटर लिखना है। तो आप चाहें तो ये लेटर लिख सकते हैं,
या फिर आप यहाँ पे एक कंप्लेन लेटर भी दिया गया है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में लेटेस्ट स्पोर्ट्स की जो मैगजीन है उसकी कमी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है। तो आप दोनों में से किसी एक पे आप लेटर लिख सकते हैं। एंड एज़ फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे मुझे इन दोनों में से कोई भी लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट लेटर वीडियो में बताऊंगा। मैंने कुछ लेटर्स आपको बताए भी हैं, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेक्शन बी, जिसमें केवल 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक आपको आर्टिकल लिखना होगा और एक लेटर लिखना होगा, और दोनों ही 10-10 मार्क के हैं, यानी कि 20 मार्क आपको सेक्शन बी से मिलने वाले हैं। तो देखिए सेक्शन सी, अब आगे हमारा ग्रामर पोर्शन। तो सेक्शन सी हमारा ग्रामर पोर्शन है, जिसमें अगर देखा जाए तो इस बार ऑप्शनल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब ग्रामर में भी आपको कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पे कोई सरकार ना हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको यहाँ पे एनार्की कहा जाता है। जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एनार्की, यानी कि अराजकता, जिसमें कोई भी सरकार नहीं होती है, इसको एनार्की कहते हैं। तो अगर आप कुछ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किए रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे एनार्की होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके बाद बी वाला जो इसमें पूछा गया द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी कि ये इडियम्स एंड फ्रेज से पूछा गया है। इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या है? टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी किसी की ओर, और इंचिंग का मतलब 1-1 इंच बढ़ना। 1-1 इंच बढ़ने का मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ना। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। टू हैव एन इची फीलिंग, टू हैव एन इची फीलिंग, इची फीलिंग यानी खुजली होना। यहाँ पे अगर देखिए तो इसमें खुजली होने जैसा कुछ भी नहीं है। टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को मापना, यहाँ पे कुछ मापने की भी बात नहीं हुई है। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, टूवर्ड्स का मतलब की ओर होता है, यानी किसी एक दिशा की ओर, और इंचिंग का मतलब 1-1 इंच अर्थात धीरे धीरे। तो टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी धीरे धीरे किसी दिशा में बढ़ना। टू मूव अपवर्ड्स का मतलब हो जाएगा ऊपर उठना, तो ऊपर उठने का यहाँ पे सेंस नहीं है। तो बी वाले में भी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। तो इसके लिए आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी पढ़ना होगा। अब देखिए इसके बाद सिनोनिम पूछा गया है मीगर का। द सिनोनिम ऑफ मीगर इज, मीगर का सिनोनिम क्या है? तो इसके लिए आपको इसका पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि ये मीगर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मीगर का मतलब होता है बहुत कम, अल्प मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में। और इसमें अगर देखा जाए जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पहला है स्केयर्स, दूसरा है प्लेंटीफुल, तीसरा है स्कैंटी, और फोर्थ यहाँ पे दिया गया बोथ 1 and 2। तो बोथ 1 पहला दिया गया है स्केयर्स, दूसरा है स्कैंटी, तीसरा है प्लेंटीफुल, और चौथा ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो मीगर का मतलब होता है अल्प यानी कम मात्रा में। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब क्या? पर्याप्त मात्रा में, और मीगर का मतलब कम मात्रा में। तो यानी कि ये तो इसका अपोजिट हो गया, और हमसे सिनोनिम पूछा गया है। तो इसमें जो स्कैर्स है और स्कैंटी है, इन दोनों का मतलब होता है कम मात्रा में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा करेक्ट है। इसमें स्केर्स और स्कैंटी दोनों का मतलब होता है अल्प यानी कि कम मात्रा में। अब इसके बाद देखिए डी वाला क्वेश्चन पूछा गया वन शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पे सिंटैक्स से क्वेश्चन दिया गया है वन शुड डू हिज ड्यूटी। इसमें बताना है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इसमें किस शब्द में गलती है। शुड डू हिज ड्यूटी, तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे हिज का यूज़ किया गया है, और यही हमारा मिस्टेक है, क्योंकि वन के साथ हम वंस का यूज़ करते हैं, हिज का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वाला सही रहेगा, हिज। हिज में यहाँ पे मिस्टेक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द एंटोनिम ऑफ बैरन इज। बैरन का एंटोनिम, और ये अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब है बंजर, जो ज़मीन बंजर होती है जिसमें कोई फसल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है फर्टाइल। फर्टाइल से आप समझ सकते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? जो खाद होते हैं।
तो फर्टाइल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उपजाऊ, और बैरन का मतलब बंजर है, तो बंजर का अपोजिट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। यानी कि इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है फर्टाइल, ये करेक्ट है। तो इतना फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस थे। यानी कि जो आपका चौथा क्वेश्चन होगा जो वोकैबुलरी बेस्ड होगा, ये सभी आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड, चौथे के बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है ग्रामर पोर्शन में, वो है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो 2 में से किसी एक को ही आपको चेंज करना है। जिसमें पहला दिया है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। ये देखिए एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें डोंट से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच हमारा, तो हम यहाँ पे फॉरबेड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ पे एडवाइज्ड के साथ नॉट टू लगा सकते हैं। बट इसमें फ्रेंड देखिए एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, टोल्ड, ये सब ऐसे वर्ड है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं कि आई एडवाइज्ड हिम, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप हिम को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। और अगर आप फॉरबेड लगाते हैं तो आई फॉरबेड हिम टू वेस्ट हिज टाइम। इस तरह से इसको बना सकते हैं। दूसरा है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन यहाँ पे होना चाहिए, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो ये क्या हो जाएगा, माई टीचर टोल्ड मी दैट आई कुड सेंड माई एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। इस तरह से आप इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब पांचवें का जो बी वाला क्वेश्चन है, ये दिया गया है सिंथेसिस से, जिसमें 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक को ही आपको सॉल्व करना है। पहला है आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना है। तो सीधे इसमें आप विच का यूज कर सकते हैं। आई कैन गिव यू द ड्रेस, यहाँ पे द कर देंगे, आई कैन गिव यू द ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आप ईदर और का यूज कर सकते हैं, ईदर डू इट और लीव इट। इस तरह से आप इसको एक कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको दोनों में से कोई एक ही करना था। और इसके बाद इसका सी वाला जो क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा गया है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, आपको एक ही सॉल्व करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रेंड्स वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बट इसमें से आपको केवल पैसिव वॉइस और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये 2 का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा रिमूव टू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें से ये 3 टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और रिमूव टू। तो यहाँ पे पहला पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है आई कैन डू इट। ये मॉडल वर्ब का है, यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया है। अब इसको पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इट को सब्जेक्ट बना देंगे, और उसके बाद कैन है तो कैन बी हो जाएगा, इट कैन बी। अब डू का थर्ड फॉर्म डन, इट कैन बी डन। आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय मी हो जाएगा, इट कैन बी डन बाय मी। आपको याद रखना है कोई भी मॉडल वर्ब अगर होते हैं तो उसमें आप बी ऐड कर देते हैं, मे बी, कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज़, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स इसको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है, तो आप सीधे दिस से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि दिस इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज़। दिस इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज़। इस तरह से आप इसको कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो दोनों में से आप जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उसी को आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए डी वाला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से किसी एक को आपको करेक्ट करना है। यहाँ पे पहला है यू आर सीनियर दैन मी। सीनियर के साथ यहाँ पे दैन का यूज़ किया गया है, बट जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, इन सभी के साथ आप टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दैन की जगह पे आपको टू कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो देखिए कैटिल एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में प्लूरल होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सीधे बन जाएगा कैटिल आर ग्रेजिंग। आपको कैटल्स में से एस को हटा देना है बस।
अब इसके बाद ई वाला जो क्वेश्चन है इसमें होमोफोन्स आपसे पूछा गया है। यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि इनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए आपको अपने सेंटेंस में इनमें से किसी एक को यूज़ करना होगा, किसी एक जोड़े को। पहला दिया गया रिफ्यूज़ एंड रिफ्यूज़, और दूसरा है सेल और सेल। इसका उच्चारण बिल्कुल एक समान है। रिफ्यूज़ REFUSE, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना होता है, और REFUGE इस रिफ्यूज़ का मतलब शरण होता है। जो लोग शरण ले लेते हैं, मान लीजिए अगर कहीं रात में हमारे पास ठहरने का स्थान नहीं है तो कहीं पे जाके हम शरण ले लिए, तो वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कहलाता है। तो इसमें दो अलग अलग वर्ड हैं। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, दूसरे रिफ्यूज़ का मतलब है शरण लेना। नेक्स्ट जो यहाँ पे है SELL, सेल का मतलब बेचना होता है, और CELL सेल का मतलब कोशिका कह सकते हैं, या फिर जिस लॉकअप में बंद किया जाता है क्रिमिनल्स को, उसको भी सेल ही कहा जाता है। तो अगर किसी वर्ड का दो मीनिंग है तो आप किसी एक मीनिंग को ध्यान में रख के सेंटेंस अपना बना सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से किसी एक पेयर को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो इस तरह से ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन जो रहेगा वो इसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। पूरा एक पैसेज दिया जाएगा हिंदी का, और ये केवल 5 मार्क्स का है। पहले ये 8-10 नंबर के आते, लेकिन अब ये 5 मार्क्स के केवल रहेंगे, यानी कि पैसेज थोड़ा छोटा भी देगा। तो इसमें ये पैसेज दिया गया है, आप अगर कहेंगे तो इस पैसेज पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद आ गया सेक्शन डी। सेक्शन सी हमारा पूरा ग्रामर पोर्शन था, इसके बाद सेक्शन डी है। अब यहाँ पे आपका जो लिटरेचर है, यानी कि जो प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें 7वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी कि इसमें प्रोज से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला पूछा गया हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पे तो उन कबाड़ियों की बात हुई कि सीमापुरी में बहुत ढेर सारे कबाड़िए रहते थे, वो सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, वो कबाड़ इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। तो इसको अगर देखा जाए तो ये इंडिगो चैप्टर से लिया गया, क्योंकि इसमें गांधी जी की बात हुई है। तो आप दोनों में से कोई एक का आंसर दे सकते हैं। बी वाला जो है वाई डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ पे ये फर्स्ट तो देखिए ये फर्स्ट ही लेसन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। आप चाहे इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर वाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। ये आपका द रैट ट्रैप से पूछा गया है। तो आप इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। 40 वर्ड्स यहाँ पे कहा गया है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि इसमें प्रोज से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर हमें लगभग 80 वर्ड्स में देना है। पहला पूछा गया है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। तो ये डीप वाटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें जिस चीज़ से डरना है वो खुद डर ही है, इस बात को जस्टिफाई करना है। और इसमें बी वाला क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है उसमें जो रैग पिकर्स हैं, कबाड़िए हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में आपको बताना है। तो आप इन दोनों में से किसी एक का लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं लगभग 80 वर्ड्स में। अब इसके बाद देखिए हमारा जो 9वां क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, एक स्टैंजा दिया गया है जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आपको देना है, और ये 6 मार्क का है। और अगर देखा जाए तो ये स्टैंजा पहले ही पोएम का दिया गया है माई मदर एट 66 से। तो ये तो आप आराम से लिख सकते हैं। 10वां जो क्वेश्चन हमारा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें कीपिंग क्वाइट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ऑन जेनिफर्स टाइगर है। तो फ्रेंड्स आप सेंट्रल आइडिया स्टार्टिंग के एकदम सीरियल से 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी उसमें से कोई एक ज़रूर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के आपके 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच।
यानी कि इसमें अब आपको सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन आपका है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि लगभग 80 वर्ड में आपको सप्लीमेंट्री का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कुल 12 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, जिसमें जो सेक्शन डी है वो आपका लिटरेचर है, सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन है, सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, और सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर होंगे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, और जो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये केवल वोकैबुलरी बेस्ड ही होंगे, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको वोकैबुलरी तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।